राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम एमसीक्यू सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इसके तहत आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 6 का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम एमसीक्यू के तहत कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की कलाओं का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इन कलाओं को सही सीक्वेंस में रखने के लिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है न्यू मून। न्यू मून माने अमावस्या, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर माने क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है। और जो एक चंद्रमास होता है, चंद्रमास पूरे 30 दिन का नहीं होता है बल्कि 29.53 दिन का होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 29 दिन का आप मान के चलिए। तो 29 दिन का अगर एक चंद्रमास है तो 7 चक्कू 28, इसका चौथाई हो जाएगा 7 दिन, मतलब एक हफ्ते के बाद कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। अमावस्या न्यू मून में अमावस्या के एक हफ्ते बाद फर्स्ट क्वार्टर के बाद की जो कंडीशंस है उसको कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है, बढ़ता हुआ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट फुल मून होता है, फुल मून माने पूर्णिमा, ठीक है। तो अमावस्या से पूर्णिमा कितने दिन बाद आती है? लगभग 15 दिन बाद आती है, ठीक है। तो इस 15 दिन में 2 हफ्ते कंप्लीट होते हैं। तो पहला हफ्ता जो होता है फर्स्ट क्वार्टर वो कहलाता है वैक्सिंग क्रिसेंट, जो दूसरा हफ्ता होता है वो कहलाता है वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है। दूसरे हफ्ते के बाद हो जाता है फुल मून यानी कि पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट अमावस्या तक भी वही कंडीशंस होती है, ठीक है। जो उसके बाद का जो पहला क्वार्टर आएगा उसको लास्ट क्वार्टर कहेंगे और उस कंडीशंस को कहते हैं वैनिंग गिब्बस, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर के बाद जो फिर अमावस्या की तिथि तक जो होता है वैनिंग क्रिसेंट, ठीक है। तो आपको हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना है, न्यू मून, उसके बाद वैक्सिंग क्रिसेंट, वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है, उसके बाद फुल मून, उसके बाद वैनिंग गिब्बस, वैनिंग क्रिसेंट और उसके बाद न्यू मून, ठीक है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, चंद्रमा की घूर्णन गति कितनी है? तो इसका सही आंसर है 27.32 दिन, ठीक है। एक्चुअल में चंद्रमा जो घूमती है अपनी धुरी पर वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड का समय लेती है। ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। और इसी को 27.32 दिन के रूप में लिखा जाता है। चंद्रमा के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट बात है, घूर्णन मतलब अपनी ही धुरी के पर घूमना, अपनी धुरी पर चारों ओर घूमना, ठीक है। इसे परिभ्रमण भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक है। मतलब जिसमें चंद्रमा क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, ठीक है। तो चंद्रमा के संदर्भ में स्पेशल बात यह है कि उसकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति लगभग बराबर ही है, ठीक है। दोनों गतियां एक प्रकार की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता? हमेशा क्योंकि चंद्रमा की जो घूर्णन और परिक्रमण गति है, या फिर आप कहें परिभ्रमण और परिक्रमण जो गतियां है वो 27 दिन में कंप्लीट होती है, ठीक है। इन दोनों में लगने वाला टाइम एक ही है, इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है। और वो पोर्शन लगभग 59% है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और 41% भाग नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चंस कभी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग नहीं दिखाई देता है। अगर नहीं दिखाई देगा पूछेगा तब 41% होगा, ठीक है। ये इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। और कितना परसेंट दिखाई देता है? तो दिखाई देता है 59%, ठीक है। ये आपको हम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएयू अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने प्लूटो को नवे ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया था? तो सही उत्तर है 2006। इसकी डेट है 24 अगस्त 2006 को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसके तहत प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नवे ग्रह से हटा करके बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। प्लूटो के साथ साथ कुछ अन्य उपग्रहों और ग्रहों को भी बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। वो कौन कौन से ग्रह हैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है पूरे लेक्चर की, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर कौन सा क्रम ग्रहों का सही वितरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ठीक है।
इसके लिए आप इस चित्र को ध्यान में रखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस क्रम को हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ठीक है, ये क्रम यहां से भी शुरू हो सकता है, ये क्रम यहां से भी शुरू हो सकता है, तो कहीं से भी हो सकता है। तो आपको ये चित्र याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आकार के आधार पर कौन सा क्रम ग्रहों का सही वितरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। देख लीजिए, आकार के आधार पर आपको ये पिक याद रखनी है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये क्रम ग्रहों का जो व्यवस्थित क्रम है उसके उलट है। इसमें आकार पर फोकस किया गया है कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सौर मंडल की उत्पत्ति का निहारिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सही उत्तर है लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सौर मंडल की उत्पत्ति का ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था। सही उत्तर है जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। एक्चुअली सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल्ड में उस वीडियो में बताया गया है। आप जाकर एक बार उसे चेक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया होता है। तो यह है नाभिकीय संलयन। ठीक है, जिसमें जो है हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और उससे अत्यंत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, सूर्य की सतह के भाग का केंद्र से बाहर की ओर का सही क्रम क्या है। ये कई बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ए। सबसे पहला है कोर, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और परिमंडल। ठीक है, ये कई बार हिंदी में पूछा जाता है और कई बार इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है कि कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का योगदान कितना है। तो सही उत्तर है 70.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर मौजूद काली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसमें फ्रॉनहोफर रेखाएं। एक्चुअली सूर्य की सतह पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका तापमान थोड़ा ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू अदर सरफेस। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ सरफेस। तो जो ये ठंडे इलाके होते हैं वो थोड़ा डार्क हो जाते हैं, तो इन डार्क एरियाज की लाइंस को कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि उत्तरी ध्रुव में रोशनी के बरसात के नजारे को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में इस नजारे को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ये क्यों होता है, ये होता है सौर हवाओं के कारण। ठीक है, और इस सौर हवा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ही अभी रिसेंटली भारत के जो इसरो संस्था है उसने एक प्रॉप 3 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रॉप 3 मिशन जो कि किसका था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसरो ने लॉन्च किया है प्रॉप 3 मिशन के 2 सैटेलाइट्स को। ठीक है, जो किस पर निगरानी रखेंगे, सूर्य पर, कि सूर्य से सौर हवाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉप 3 मिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार सौर हवाओं से ऑरोरा की क्रिएट होती हैं, ठीक है, और सौर हवाएं पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती हैं, तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है। तो सही उत्तर है 224 मिलियन वर्ष। ठीक है, और इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। तो 2 ग्रहों में एक ग्रह तो है शुक्र। ठीक है, और दूसरा कौन सा ग्रह है आपको नीचे कमेंट में जाकर बताना होगा। ठीक है, वीडियो में कंप्लीटली बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व जो है ज्यादा होता है। आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व और कम होता है। बाह्य ग्रहों का आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व कम होता है, और बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा होता है लेकिन घनत्व अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, कि आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो जितने 8 ग्रह हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक जो ग्रह होते हैं उनका आकार बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू बाह्य ग्रहों की तुलना में। ठीक है, लेकिन आकार छोटे होने की वजह से उनका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, बाह्य ग्रह होते तो बड़े हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह बड़े होते हैं लेकिन इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से किस ग्रह को अंतर्ग्रह कहा जाता है, इंफीरियर प्लैनेट्स।
देखिए, दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, वो है बुध और शुक्र। ठीक है, क्यों इन्हें इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह आते हैं उन्हें इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद है मंगल। तो इन दोनों प्लैनेट्स को कहा जाता है इंफीरियर प्लैनेट्स। कई बार पूछा जाता है अंतर्ग्रह। एक चीज ध्यान रखना, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह, और ये है अंतर्ग्रह। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंफीरियर प्लैनेट्स है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आंतरिक ग्रह 4 हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना होइए, उसमें आसानी से चित्र बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये है शुक्र। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी और जो शुक्र है उसका जो आकार है वो लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है? तो वो है शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसके जो वायुमंडल है उसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रीन हाउस का काम करता है, वो सारी ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो शुक्र का वायुमंडल सबसे अधिक गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है? ठीक है, वो भी क्या है? शुक्र है, क्योंकि शुक्र का जो एल्बिडो है वो कितना है? 70% है। एल्बिडो क्या करता है? सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देता है। तो अगर सूर्य की 100% रोशनी आ रही है तो 70% रोशनी परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से चमक उठती है। ठीक है, जैसे शीशा चमकता है ना, तो शीशा रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी प्रकार शुक्र की जो बाहरी आवरण है वो सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करता है, जिस कारण वो चमकदार बन उठता है। तो सबसे चमकीला ग्रह है कौन? शुक्र। और इसीलिए शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम को बहुत तेजी से चमकते हैं। आकाश में सबसे चमकीले तारे यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह मंगल का है? देखिए, मंगल के दो उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा उपग्रह मंगल ग्रह का है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा उपग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो जो डीमोस उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये डीमोस किसका उपग्रह है? ये डीमोस उपग्रह है मंगल का। ठीक है, तो मंगल का जो उपग्रह है एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है निक्स ओलंपिया पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मंगल ग्रह पर। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना बड़ा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8 नहीं है, 24,000, लगभग लगभग 24,000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोस कहां पर स्थित है? तो ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है भारत के मंगलयान मिशन को कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है 2013। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को मॉम मिशन शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? और आंसर है गैनीमेड। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो जाहिर सी बात है इसी का उपग्रह भी इतना बड़ा होगा, तो बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं? इसका उत्तर भी है बृहस्पति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह पीले रंग का ग्रह कहलाता है? तो इसका उत्तर है शनि। ठीक है, शनि को पीले रंग का ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम घनत्व का ग्रह है? तो इसका सही उत्तर है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन उपग्रह निम्न में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है विलियम हर्शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। क्यों कहा जाता है लेटा हुआ? क्योंकि इसका जो एक्सिस है
ठीक है, वो एक्सिस बहुत अधिक झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का एक्सिस कितना है 66.5 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के कितना है साढ़े, लेकिन जो इसका एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल के काफी पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं कह सकते लेकिन काफी अधिक झुका हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले हरे रंग का ग्रह कौन कहलाता है? तो सही उत्तर है अरुण को। ठीक है, और ये एक्चुअली मीथेन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटन किसका उपग्रह है? तो जो ट्राइटन है वो वरुण का उपग्रह है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देनी है, टाइटन जो है वो शनि का है और ट्राइटन जो है वो वरुण का उपग्रह है। नेक्स्ट है इसमें प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा कब दिया गया था? तो अभी बताया गया था ना कि आईयू की एक मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, इसमें प्लूटो समेत कुछ अन्य ग्रहों को भी या उपग्रहों को भी बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। तो 2006 को मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट है किस क्षुद्र ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था? तो सेरस, सेरस जो क्षुद्र ग्रह है उसे बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है उसी मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? तो सही उत्तर है 1986। ठीक है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आकाशीय पिंड पृथ्वी में पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचकर जल उठते हैं और राख बन जाते हैं उन्हें कहते हैं उल्काश्म। ठीक है, और राख बनने के बाद भी जो टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है, इन टुकड़ों को कहा जाता है उल्कापिंड। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो ऊपर ही राख हो जा रहे हैं वो उल्काश्म, और जो राख बनने के बाद भी जो बहुत बड़े टुकड़े तो राख हो गए मतलब, ठीक है, और जो उसके टुकड़े बच के पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के चांद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लड मून। ठीक है, लेकिन चंद्रमा के संदर्भ में आप ब्लू मून भी पूछा जाता है, सुपर मून भी पूछा जाता है और न्यू मून भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों मून को मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो आप एक बार जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं? देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग कर सकता है। जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा क्या है? बेसिकली एक उपग्रह है, लेकिन इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध निम्न में से किस आकाशीय पिंड से है? तो ये है चंद्रमा से रिलेटेड। ठीक है, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन व्यक्ति उतरे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर जो कदम रखा था, ठीक है, उनका फुटप्रिंट ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। ठीक है, तो उसका कनेक्शन चंद्रमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक भारी ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो जियोसेंट्रिक अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो थी टॉलेमी। जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या थी कि टॉलेमी ये मानता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य समेत सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जियोसेंट्रिक, जियो माने पृथ्वी, तो सेंटर में कौन है? जियो, पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था टॉलेमी ने, ये पूछा जाता कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, इन्होंने करेक्शन किया था और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी नहीं हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हेलियोसेंट्रिक है जिसे प्रस्तुत किया था कोपरनिकस ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कोपरनिकस को ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसीलिए आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटियर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्रह्मांड की दूरियों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है ए। सबसे छोटी होती खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, मतलब इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो वो होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये कहलाती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है कि सूर्य के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है, एक साल में, ठीक है, इसकी किरण जो है लगभग 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये मूव करता है। तो इस रफ्तार से एक साल में जितनी दूरी तय करेगा वो कहलाएगा 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। और उससे बड़ी होती है पारसेक। पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इतनी लंबी दूरी, ठीक है। तो सही सीक्वेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई से बड़ी होती है प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है पारसेक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें है ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल कौन सा है। तो दोस्तों ये है नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिकीय बल कहाँ काम करता है? नाभिकीय बल काम करता है हमारे एटम में। देखिए कोई भी जो वस्तु है अगर आप उसको सूक्ष्म स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? एटम तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और एटम के अंदर भी आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये उस स्तर की बात की जा रही है जो ये एक एटम है। इस एटम के अंदर ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल कार्य करता है। मतलब क्यों ये प्रबलतम है? क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जबकि प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो जबकि हमेशा क्या होता है? धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की ओर ही अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे टॉर्च बैटरी में आपने देखा होगा ना कि एक प्लस ऊपर रहता है, नीचे माइनस रहता है, फिर इसके नीचे दूसरी बैटरी लगाते हैं, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो प्लस हमेशा माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो हमारा केंद्रक है उसके अंदर 2 प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं, तो प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। तो ये इतना प्रबलतम बल है कि ये 2 धनात्मक को भी आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर आप अपने शरीर की बात करिए, आपके शरीर जो है में अरबों खरबों एटम होंगे, ठीक है। तो उन अरबों खरबों एटम में क्या है? प्रत्येक 2 प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे प्रबलतम बल सारे एटम में ये बल मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये सबसे न्यूनतम दूरी तक लगता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो सिर्फ एक एटम के अंदर तक ही मौजूद है। मतलब आप इसको इतना समझिए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल नाभिकीय बल है, लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी तक लगता है, एक एटम तक इसकी सीमा है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये सबसे अनंत दूरी तक लगता है, अनंत दूरी तक, ये आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम है लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी तक लगता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है लेकिन वो अनंत दूरी तक लगता है। ये कई बार आपको पूछा जा सकता है और कंफ्यूज के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। कंफ्यूज आप उसमें हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें नीला और सफेद रंग से तारे की कौन सी अवस्था का पता चलता है। तो नीले और सफेद रंग से तारे की युवावस्था का पता चलता है, ठीक है। नारंगी रंग से तारे की प्रौढ़ावस्था पता चलती है, ठीक है, जो प्रौढ़ हो जाता है। और लाल रंग तारे की जो है वृद्धावस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो नीला सफेद रंग युवावस्था, नारंगी प्रौढ़ावस्था, लाल वृद्धावस्था। जब कोई तारा रेड रेड कलर का हो जाता है तो उसके बाद उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसे कहते हैं फिर रेड जायंट, रेड जायंट, लाल दानव, ठीक है। और उसके बाद उस तारे में विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सभी तारों के साथ होगी, ठीक है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारा सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। और अभी वो नारंगी रंग का यानी कि प्रौढ़ावस्था है, ठीक है। जब वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंचेगा तो लाल हो जाएगा और लाल होने के दौरान उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर वो अभी इतना है मान के चलिए तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लाल दाना हो जाएगा, उससे पहले ही सब चीज फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर आप चिंता मत करिए। तो लाल दानों के बाद इसमें क्या होगा? विस्फोट होगा, ठीक है। लेकिन विस्फोट की प्रक्रिया सभी तारों में नहीं होती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है चंद्रशेखर सीमा पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। निम्न में से चंद्रशेखर सीमा कौन सी है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है 1.44 सौर द्रव्यमान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रशेखर जो सीमा होती है वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होती है। तो हमारा जो सूर्य है उसका जो द्रव्यमान है वही चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है। तो जिस तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के बराबर या कम होता है वो तारा क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। देखिए चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? जो हमारा सूर्य है उसका जो द्रव्यमान है 1.44 सौर द्रव्यमान, वो चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है। जो तारा, ठीक है, जो भी तारा है वो जो हमारे सूर्य के बराबर है या उससे थोड़ा छोटा है, ठीक है, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। वो क्या बनेगा? वो तारा बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। इसको कहते हैं कृष्ण वामन, ठीक है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर है कृष्ण वामन, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन जो तारा, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से बहुत बड़ा है, ठीक है,
सूर्य के द्रव्यमान से जो तारा बहुत बड़ा है, ठीक है, वो तारा जब रेड हो जाएगा, अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, तो उस तारे में क्या होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, और इस विस्फोट को नाम दिया गया है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। इस विस्फोट के बाद वो तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन तारे के बाद वो तारा कृष्ण विवर बन जाएगा। कृष्ण विवर यानी कि इसका इंग्लिश नाम बड़ा फेमस है, ब्लैक होल। ठीक है, ये कई बार पूछा जा सकता है, ब्लैक होल कौन सा तारा बनेगा? तो ब्लैक होल वो तारा बनेगा जो कि चंद्रशेखर सीमा से बहुत बड़ा है। चंद्रशेखर सीमा से बहुत बड़ा है। चंद्रशेखर सीमा क्या होती? हमारे सूर्य का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से जो तारा बड़ा है, ठीक है, उस तारे में विस्फोट होगा। लेकिन जो तारा हमारे सूर्य के बराबर है, चंद्रशेखर सीमा के बराबर है, वो तारा ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। तो क्वेश्चन था कि जिस तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के बराबर या कम होता है, वो तारा क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ब्लैक होल कौन बनेगा? जो तारा बहुत बड़ा है, सूर्य की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है, जो रेड जाइंट हो चुका है, उसमें विस्फोट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।